नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैरी की क्लासेस में। मैं हैरी फिर एक बार और वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपका वो रहेगा आपका राजस्थान जो सर्कल है उसका पार्ट सेकंड। जैसे आपको बताया था कि मैं जो आपके इस सर्कल का राजस्थान सर्कल जो 2020 में एग्ज़ाम हुए थे उसका जो पेपर सेकंड है उसका भी पार्ट लेकर आऊँगा। तो ये पेपर सेकंड का पार्ट है, लेकिन इसमें जो आपके जीके के जो क्वेश्चन रहेंगे पहले 10 वो पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड है, क्योंकि फिर मैं इसे अलग से कवर नहीं कर सकता था, तो मैंने इसी में कवर कर दिया है। तो जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जो जीके के रहेंगे वो पार्ट फर्स्ट एग्जाम पेपर फर्स्ट के हैं, और जो लास्ट में रहेंगे जो इंग्लिश के क्वेश्चन है वो आपके जो आपका पेपर सेकंड है उसके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पूछता है कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सह्याद्री रेंज। इसमें पहला नाम ऑप्शन है निम्न हिमालय है, दूसरा ऑप्शन है आपका शिवालिक, तीसरा है आपका पश्चिमी घाट, और चौथा है आपका पूर्वी घाट। बताना चाहूँगा कि भारत के जो पश्चिमी घाट है यानी कि जो सह्याद्री पर्वत है उसको हम जो दूसरे नाम से जानते हैं वो होता है आपका पश्चिमी घाट, यानी कि जो इसका सही आंसर है वो आपका वेस्टर्न घाट्स या फिर पश्चिमी घाट सही रहेगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 की। तो क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर पूछा गया है कि रेड क्लिफ जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच की सीमा है। ऑप्शन ए है इंडिया और पाकिस्तान, ऑप्शन बी है इंडिया और चाइना, ऑप्शन सी है इंडिया और म्यांमार, और ऑप्शन डी है इंडिया और अफगानिस्तान। देखिए बताना चाहूँगा इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए इसका जो है सही है। इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच की रेखा है उसे हम कहते हैं आपकी रेड क्लिफ रेखा। अब इसकी कुछ एडिशनल इन्फो देते हैं कि जो आपकी रेड क्लिफ रेखा बनाई गई थी वो बनाई गई थी आपकी 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त 1947 को जो है रेड क्लिफ रेखा जो है बनाई गई थी, भारत के विभाजन के बाद बनाई गई थी, ठीक है। और किसने बनाई थी? ये बनाई थी सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में बनाई गई थी, ठीक है, जो 48 करोड़ लोगों के बीच जो है तकरीबन 4500 किलोमीटर स्क्वायर, यानी इसके जब आप पूछे लेंथ कितनी है तो इसकी जो लेंथ रहेगी आपकी वो रहेगी 45, ये इसकी जो लेंथ यानी 4000 ये आपकी किलोमीटर क्षेत्र रहेगी, ठीक है। तो इस तरह आपका ये रहेगा, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, यानी इंडिया और पाकिस्तान जो बीच की रेखा है उसे हम रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, जो कि सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो क्वेश्चन नंबर 73 पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, यानी कौन सी वो चीजें हैं कि बताती है कि जो भारत है वो एक सर्कुलर स्टेट है या धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है आपके राज्य नीति के नीति निर्देशित तत्व, ऑप्शन सी है आपके जो 5वीं अनुसूची है वो, और ऑप्शन डी है आपकी प्रीएम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना बताती है। तो देखिए बताना चाहूंगा इसके लिए जो भारत के संविधान में जो है आपके धर्मनिरपेक्षता के जो थे भाव शुरू से ही थे, जैसे कि आपका जो आर्टिकल जो 25 था, आपका आर्टिकल नंबर जो 25 था, ठीक है, आर्टिकल जो 25 था जिसे हम कहते हैं आपका कि ये आर्टिकल बताता है कि भारत के जो सभी नागरिक हैं वो सभी धर्मों को माने जाते हैं, वो अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है आपका संविधान जो आपकी भारत की प्रस्तावना है इसके अंदर आपको ये सर्कुलर कर दिया है कि जो भारत जो है एक सर्कुलर राज्य है, और ये जो आपका धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो आपका जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो है भारत की जो प्रियम्बल है उसमें जो है आपका धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1976 को, ठीक है। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपके 42वें संविधान संशोधन है उसको हम जो कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे 42 संशोधन के द्वारा, तो इसे ये 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका जो आपका आंसर है वो रहेगा डी, यानी कि प्रीएम्बल के थ्रू जो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य
बताता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। ठीक है, बताना चाहूंगा इसके लिए जो संविधान की जो अनुच्छेद 80 है, ठीक है, अनुच्छेद 80 वो ही डिक्लेयर करता है कि कितनी अधिकतम संख्या रहेगी। ठीक है, तो वो जो राज्यसभा है इसके अंदर आपकी जो 250 जो है 250 हाईएस्ट जो है नंबर्स रहेंगे, जैसे कि बताया गया, तो इसका आंसर जो है बी रहेगा, 250 रहेगा। लेकिन 250 के अंदर जो आपके 12 सदस्य होते हैं, जो 12 मेंबर होते हैं, वो आपके जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके 238 जो मेंबर्स होते हैं वो आपके जो है जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से जो इलेक्टेड होके आते हैं वो होते हैं। तो इस तरह जो टोटल संख्या होती है वो होती है आपकी 250 आपकी राज्यसभा के अंदर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, 250। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध पुस्तक है आपकी आनंद मठ, उसके लेखक कौन है। तो देखिए जो आनंद मठ बुक है आपकी, वो आपकी जो उपन्यास है एक जो कि लिखा गया था आपके श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का देंगे। ऑप्शन बी इसके लिए सही आंसर है कि जो आनंद मठ है आपका वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा आनंद मठ की जो सेकंड इसकी जो विशेषता है या सेकंड इसकी क्वांटिटी वो ये है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो इसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन मातरम जो है आनंद मठ से वंदे मातरम लिया गया है। इसके अलावा अगर पूछते हैं कि आनंद मठ जो पुस्तक है वो किसके ऊपर लिखी गई है या उसका जो चरित्र है वो किसके ऊपर है, तो सन 1700 के अंदर आपका एक आपने नाम सुना होगा। सन 1700 के अंदर जो है एक आपका विद्रोह हुआ था जिसे हम कहते हैं सन्यासी विद्रोह। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, उन्हें सुना होगा सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह है उसके बिहार पे ही उसको ही बताया गया है इसमें कि सन्यासी विद्रोह था। उसके अंदर जो है आपका राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसका जिक्र किया गया है, वहां से जो वंदे मातरम लिया गया है। तो इस बिहार पे इसका जो आंसर है वो रहेगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो क्वेश्चन नंबर 76 पूछता है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा गया, यानी कहाँ पर सबसे पहले सूर्य उगता है। तो जो इसका आंसर वो ऑप्शन ए है जापान, यानी जापान के अंदर सबसे जो पहले सूर्य उगता है। ठीक है, इसलिए जो जापान को है वो जो है उगते सूर्य की जो है भूमि भी कहा जाता है। अगर इसके ऑपोजिट क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले रात कहाँ पे होती है या दिन ढलता है, तो वो भी आपका जापान रहेगा, क्योंकि जो स्टार्ट जहां से सबसे पहले होगा वहीं पे सबसे पहले एंड होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा जो लोक नृत्य है वो गुजरात से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिए गए हैं नौटंकी, ऑप्शन बी दिया गया है गरबा, ऑप्शन सी है आपकी कथकली और ऑप्शन डी है आपका भांगड़ा। बताना चाहूंगा वैसे तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। अब बात करते हैं गुजरात के जो लोक नृत्य गरबा गरबा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली तो जो भारत के सभी हिस्सों में गरबा खेला भी जाता है, लेकिन ये मोस्टली जो इन्वेंटेड हुआ या मोस्टली जो ये प्रसिद्ध है गुजरात की महिला द्वारा किया जाता है। और ये जो रिलेटेड है ये जो आपकी शक्ति पूजा होती है जिसे हम बोलते हैं माता की पूजा जो नौ दुर्गाओं में होती है, तो ये जो है आपकी शक्ति पूजा के लिए आपका जो है किया जाता है, जो आपका है गरबा किया जाता है वो। ठीक है, और इस और जो आपकी लोक नृत्य जो गरबा है इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, जो आपकी देवी होती है हमारी देवी जगदम्बा, उसकी जो है उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने इसकी जो है उत्पत्ति की थी। देवी जो जगदम्बा है हमारी, जिसे हम कहते हैं जगदम्बा माँ, उनके द्वारा जो है इसकी उत्पत्ति की गई थी। इसलिए जो है ये पूरे जो आपके 9 दुर्गे होते हैं जहाँ नवरात्रि होती है, तो ये पूरे 9 दिन और पूरे 9 रातों में ये किया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो क्वेश्चन नंबर 79 पूछता है कि जो आपकी मॉरलिटी होती है वो किस तरह की साइंस है, नैतिकता किसका विज्ञान है। तो ऑप्शन ए है जो आपके गुण हैं उनका, ऑप्शन बी है आपके जो दोष हैं उनका, और ऑप्शन सी है आपकी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कि ना ही ए और ना ही बी। देखिए तो मैं तो चाहूंगा जो मॉरलिटी है आपकी वो आपकी मेरे अकॉर्डिंग दोनों होनी चाहिए, ए और बी, यानी कि जो आपकी नैतिकता बताती है कि आप में क्या गुण है और आप में क्या दोष है।
ठीक है, ये आपकी मोडलिटी बताती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये रहेगा, बट इससे क्लियर नहीं है, आप प्लीज इससे क्लियर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या रह सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर पूछा गया है कि प्रभावी होने के लिए रिश्तों में व्यक्ति के बीच क्या मौजूद होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए है आपकी घृणा, जो कि नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी है आपकी विरोध, जो कि आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इतिहास और ऑप्शन डी सहानुभूति। तो बताना चाहूँगा जो रिश्ते हैं उनको प्रभावी बताने के लिए जो है लोगों के बीच में जो है आपकी सहानुभूति यानी एम्पैथी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी कि एम्पैथी इसका सही आंसर है। देखिए दोस्तों इसके आगे जो मैथ की क्वेश्चन है, तो मैथ तो देखिए प्रैक्टिस करने के बाद ही अगर मैं आपको आंसर बताता हूँ तो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही आपको मैथ जो है बेटर तरीके से आएगी। तो मैं आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके जो है पार्ट सेकंड की लेकर आऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अब आपका पार्ट में जो 10 क्वेश्चन कराए हैं आपके भी जो जीएके वाले, ये तो आपके पेपर जो फर्स्ट है उससे रिलेटेड थे। अब जो सेकंड क्वेश्चन है आपका जो आपका आया है, अब पेपर सेकंड है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सही बताते, लेकिन पेपर सेकंड कोई नहीं बताता है, तो ऑलमोस्ट मैं आपको पेपर सेकंड क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी जो है कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पेपर सेकंड जो है आपका ये रहेगा इंग्लिश का, ठीक है। और हिंदी का जानते हैं कि निबंध वगैरह ऐसे वगैरह, तो वो तो मैं करा नहीं पाऊंगा, मैं आपको केवल जो है जो आपके लिए इंपोर्टेंट वो करता हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर सेकंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो इसमें पूछा गया है कि जो आपके 1 से लेके 15 जो क्वेश्चन है, इनमें आपको जो है इंग्लिश वर्ड दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन बताना है कि वो इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मीन क्या है। ठीक है, ये नॉर्मली आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला है आपका जेनोफोबिया, कि आपका जेनोफोबिया किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका कि जो जेनोफोबिया आपका कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो बुरी लत, ऑप्शन ए है बुरी लत, ऑप्शन बी है भय, ऑप्शन सी है विदेशी द्वेष, या ऑप्शन डी है कमजोर। तो देखिए जो जेनोफोबिया आपका रिलेटेड वर्ड है वो आपका सी यानी विदेशी द्वेष, जो विदेशी डर होता है या विदेशी द्वेष होता है उसे हम कहते हैं जेनोफोबिया। चलिए बात करते हैं आपका रेकुलस। तो आपका रेकुलस किस लिए होता है। देखिए रेकुलस आपका ऑप्शन ए है सन्यासी, ऑप्शन बी है आनंद के लिए, ऑप्शन सी है पौराणिक चीजों के लिए, या विशिष्ट के लिए। देखिए जो सन्यासी होते हैं उन्हें हम जो रेकुलस कहते हैं, तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन ए सही है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि बैरन क्या होती है। देखिए तोप को बैरन नहीं कहते हैं, ठीक है, बंजर को बैरन कहता है, गुफा को आप जानते ही क्या कहते हैं, और मंदिर को आप जानते हैं क्या कहते हैं। तो जो बैरन है इसका सही आंसर है बी, यानी बंजर को बैरन कहा जाता है। ऑप्शन ए है फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट किसे कहता है, ये फॉरगेट नहीं है फॉरगेट है। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा, ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो जो इसका आंसर रहेगा आपका कि फॉरगेट किसे कहा जाता है, ऑप्शन डी है, यानी कि जो आपकी कूट रचित होती है उसे आपका फॉरगेट कहा जाता है। अब आते हैं फेरी टेल। फेरी टेल किसे कहा जाता है। तो देखिए फेरी टेल जो कहते हैं वो कहते हैं हम आपको परी कथाएं, जो परी कथाएं होती है उन्हें फेरी टेल कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसका फॉर पूछा गया है कि फॉर्मिडेबल क्या होता है, कि फॉर्मिडेबल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, यानी कि जो विकट जो स्थिति होती है उसे हम फॉर्मिड कहते हैं। चलिए बात करते हैं आपके मेट्रोइड, कि मेट्रोइड किसे कहता है, मेट्रोइड किसे कहता है। तो देखिए मौसम को मेट्रोइड कहते हैं, इससे जो सही आंसर रहेगा मेट्रोइड किसे कहता है, तो मेट्रोइड का सही आंसर रहेगा आपका सी, यानी कि जो उल्का पिंड होते हैं उन्हें मेट्रोइड कहा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि ऑर्डिनरी क्या है। तो देखिए जो आपका ऑर्डिनरी होता है इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑर्डिनरी डी, यानी जो साधारण, हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, तो ऑर्डिनरी यानी कि साधारण। बात करते हैं हम आपकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी, लोकोनिक। तो जो लोकोनिक होगा आपको पता है, लैकोनिक जो बोलते हैं, लैकोनिक या आइकॉनिक, सॉरी आइकॉनिक जैसे बोलते हैं हम, कि क्वेश्चन नंबर में आइकॉनिक है आपका, ये सॉरी लैकोनिक आपका आइकॉनिक है। तो पूछता है कि आइकॉनिक किसे कहते हैं। देखिए जो प्रतिष्ठित होता है, हम कहते हैं कि ये मेरा आइकॉन है, तो प्रतिष्ठित से फॉलो करते हैं तो वो प्रतिष्ठित है, तो आइकॉनिक होता है प्रतिष्ठित। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 10 की, कि आउटलैंड स्टैंड किसे कहते हैं। आपका आउटलैंड जो स्टैंड होता है उसे क्या कहा, किसे कहा जाता है। देखिए नॉर्मली जो आउटलैंड स्टैंड होता है उसे हम जो इसका जो अगर मीन निकाले वर्ड टू वर्ड, तो इसका मीन जो होता है विदेशी, जो विदेशी होते हैं उसे हम लाउड आपका आउटलैंड कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका देखिए कि मुझे इसमें आपका विदेशी नहीं मिला है, तो मैंने इसको टिक नहीं किया है। आपको बताना है कि ऐसा क्या हो सकता है, कि मेरे अकॉर्डिंग जो है
विदेशी जो होता है वो आउटलैंडिश कहलाता है। तो उस हिसाब से फिर विचित्र इसका आंसर सही रहेगा कि विदेशी विचित्र यानी वो रहता है। बट देखिए मैं क्लियर करता हूँ इसमें डी या नहीं है। अगर आपके पास इसका आंसर है तो मुझे कमेंट जरूर कर बताइएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 11 की। तो पूछा गया है कि जो आपको लिटरली होता है, लिटरली उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए जो लिटरली होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं सच में। पूछ रहा है कि सचमुच लिटरली, तो ये लिटरली मतलब होता है सचमुच। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की कि प्रिसेप्शन क्या होता है। आपका प्रिसेप्शन हिंदी में किसे कहते हैं। तो देखिए जो प्रिसेप्शन होता है आपका, उसे हम हिंदी में कहते हैं आपकी प्रवीणता, यानी कि वो चीज में दक्ष है, निपुण है। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर पूछा गया है कि कंट्री साइड किसे कहते हैं। अब देखिए कंट्री साइड सुन के बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये तो मेरे ख्याल से देशभक्त है या सीमावर्ती होगा, जबकि जो इसका जो आंसर है वो आपका सी है, यानी कि जो देहाती या ग्रामीण क्षेत्र होता है उसे हम कंट्री साइड कहते हैं। अगर आप गैस करते हो मेरे ख्याल से कैसे आप ए या बी को करते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका सही आंसर सी है, यानी कि देहात या ग्रामीण क्षेत्र को कंट्री साइड कहा जाता है। ओके, ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वो पूछता है कि मर्जर किसे कहते हैं। मर्जर, अब देखिए मर्जर वर्ड जो हमारा वो आपका किससे मिलके बना है, आप सोचिए। मर्ज, मर्ज क्या बोलते हैं, विलय। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा विलय, यानी अगर कोई चीज विलय होती है तो उसे हम मर्ज कहते हैं, और जो मर्जर का जो विलय करवाता है उसे मर्जर कहा जाता है। अब पूछा सुप्रा। अब आपका सुप्रा, अब सुप्रा वर्ड किसे सुना भी हो कि हमारे कभी हमने पढ़ा भी नहीं सुप्रा वर्ड क्या होता है, लेकिन जो इसका सही आंसर होता है सुप्रा वर्ड का, आपका इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए, यानी पूर्व। पूर्व जो होता है उसे हम सुप्रा कहते हैं या सुपर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके वह है जिनके इंग्लिश वर्ड दिए गए थे और हिंदी वर्ड आपको फाइंड करने थे। इसके अलावा आपके जो 15 क्वेश्चन वो है जिसके अंदर आपको हिंदी वर्ड दिया गया है, आपको इंग्लिश वर्ड फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपका GDS2 PA एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो आपका, उसके अंदर आपका इंग्लिश कंपलसरी है, और बहुत जल्द मैं आपको इंग्लिश की सीरीज लेके आऊंगा। मे बी आपके टाइम लगता है मुझे इंग्लिश सीरीज में, लेकिन बहुत जल्द आपको इसके वीडियो के अंदर ही या फिर इस चैनल के ऊपर ही मैं आपको कंप्लीटली जो है आपकी ग्रामर का कोर्स दूंगा, जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम के बिहाफ ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अंदर मैं आपको आपकी वोकैबुलरी क्लियर कर दूंगा, आपके जो वन वर्ड सब्सिट्यूट आते होंगे वो भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी इसमें वन वर्ड सब्सिट्यूट नहीं है, तो ओनली फॉर आपके जो है जिसे हम बोलते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश या फिर जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल वोकैबुलरी, वही आपकी आती है। तो वही मैं आपको आने वाले टाइम में जरूर क्लियर कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए ये रिक्वायरमेंट है कि बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई वीडियो लेकर आता हूँ तो आपको वीडियो उसका मिल सके। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, जब आप शेयर करते हैं और हमें लाइक्स मिलते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, चलिए अब इसके जो बात करते हैं हम। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन 16 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि सकारात्मक किसे कहते हैं। देखिए सकारात्मकता जो होती है उसे हम बचपन से पढ़ते हैं, नॉर्मली हम बचपन से पढ़ते हैं अफर्मेटिव क्वेश्चन, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो जो सकारात्मक होता है वो होता है आपका अफर्मेटिव। चलिए बात करते हैं बर्बरता कि बर्बरता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो देखिए आपका बर्बरता का जो इंग्लिश में जो मेन पॉइंट टू पॉइंट वर्ड रहेगा वो रहेगा आपका बी, बर्बेरियन। जो बारबेरियन होता है उसे हम बर्बरता कहा जाता है हिंदी में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन 18 पूछा है क्या, विनियम। विनियम क्या होता है। तो देखिए विनियम जो होता है वो आता है बार्टर। जो बार्टर होता है इसे हिंदी में विनियम कहा जाता है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 पूछा गया है कि समापन का मतलब क्या होता है। ठीक है, समापन का मतलब क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है आपका सही ऑप्शन, समापन का मतलब ऑप्शन ए, कि ऑप्शन ए आपका सही है आपका ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि अनुकरण का जो है आप हिंदी में या इंग्लिश में अनुकरण को क्या कहेंगे। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, इसका आंसर है बी सही रहेगा 20 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि छलपूर्ण, जो छलपूर्ण होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, या सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आपका छलपूर्ण होता है इसे कहते हैं इंग्लिश में ए, यानी डिसेप्टिव। डिसेप्टिव कहा जाता है छलपूर्ण को, तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपकी
22 की यानी 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि मनोरंजन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो देखिए मनोरंजन को जो इंग्लिश में कहा जाता है, बताइए क्या आता है इसको, डी यानी कि अम्यूजमेंट। ठीक है, अम्यूजमेंट कहा जाता है मनोरंजन को। ठीक है, ऑप्शन 23 है कि सर्वत्र का इसके अंदर सही जो वर्ड है वो क्या है। सर्वत्र का इसके अंदर सही वर्ड है वो क्या है। तो इसका जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी कि आपका सही, ऑप्शन डी सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि जो उपराष्ट्रात्मक उपचारात्मकता का इंग्लिश मीनिंग क्या है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका रहेगा ए यानी हीलिंग। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कि वस्त्र को इंग्लिश में कहते हैं। तो वस्त्र को इंग्लिश में कहा जाता है या फिर वस्त्र का सही जो वर्ड है इसके अंदर चारों में वो आपका ऑप्शन रहेगा सी यानी कि अटायर। ठीक है, बात करते हैं 26 की। तो 26 में पूछा है कि हवेली के लिए इसमें चारों वर्ड कौन सा प्रेफर वर्ड रहेगा। तो हवेली के लिए इन चारों वर्ड रहेगा डी यानी मेंशन। हवेली को जो है मेंशन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि भोला, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में भोला या भोला भाला, उसके लिए इन चारों में सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा। तो इसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रहेगा इसके लिए कि नेव इसे कहा जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन 28 है कि दमनकारी जो होता है उसके लिए इनमें सही वर्ड कौन सा है। तो इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ये रहेगा आपका ऑपरेसिव यानी कि डी। अच्छा, तोड़फोड़ पूछा गया, तोड़फोड़ को लिए अगर करते हैं तो इसके लिए इसका सही कौन सा वर्ड है। तो इसका ऑप्शन रहेगा सेवाटेज डी। और क्वेश्चन नंबर आपका 30 में पूछा गया है कि आपका संरक्षण के लिए जो इसमें से अप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा। तो आप जानते ही हैं कि मैं एवरी वीडियो वही करियर मैंने वर्ड यूज किया है प्रिजर्वेशन। तो सही आंसर वो रहेगा आपका सी प्रिजर्वेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।